हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। हमने जो पिछली वीडियो में सूक्ष्म जीव और इसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सूक्ष्म जीव से मित्रता एवं शत्रुता। मतलब सूक्ष्म जीव जो है हमारे मित्र है या फिर शत्रु है, यह हम इस आने वाली वीडियो में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि यह हमारे मित्र कैसे हैं। जो सूक्ष्म जीव है इनका हमारे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस है। कहा जाए तो चाहे तो हमारे भोजन में हो या फिर कहे जाए तो हमारी खेती में और अन्य प्रकार में यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से हमारे लिए कार्य करते हैं। ठीक है, तो आज हम जानते हैं कि यह कैसा है, यह कैसे कार्य करते हैं। ठीक है, मतलब सूक्ष्म जीव एक तरह से देखा जाए तो ब्रेड बनाते हैं हम, ब्रेड बनाने या फिर केक बनाने के लिए और हमारी खेती में भी यह कार्य करते हैं। उसके अलावा देखा जाए तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं यह पर्यावरण को भी स्पष्ट तरीके से संतुलित बनाए रखने के लिए या फिर स्वच्छ बनाए रखने के लिए भी बहुत कार्य करते हैं। यह क्या कर, उदाहरण के तौर पर देखा जाए जो कार्बनिक अपशिष्ट होते हैं। ठीक है, कार्बनिक अपशिष्ट कहा जाए तो जैसे कि सब्जियों के छिलके, जंतुओं के जो अवशेष होते हैं वह हुआ, या फिर विष्ठा इत्यादि जो रहती है उनको अपघटन करके हमारे जो भूमि है इनके लिए उर्वरक बनाती है। ठीक है, और कुछ ऐसे भी है जो हानिकारक या हमारे लिए हानिकारक भी है, तो वह भी हम आगे बढ़ेंगे। अब ब्रेड और देखा जाए तो दही और ब्रेड, दही और ब्रेड। अब आप सोच रहे होगे दही और ब्रेड में कैसे कार्य करता है। एक जीवाणु होता है लैक्टोबैसिलस नामक का। यह जो लैक्टोबैसिलस नामक का जो जीवाणु होता है यह क्या करता है कि जब हम दही में, आपने देखा होगा कि अगर दही बनानी हो तो हम एक कटोरे में जो दूध होता है हमारा, दूध के अंदर जो पुराना दही रहता है वह उसमें हम डालते हैं। कारण यह होता है कि जो पुराने जो दही था अपना, उसमें कुछ जीवाणु होते हैं, तो वह नए जो दूध होता है उसमें डालने से क्या होता है, वह जीवाणु अपनी वापस जो अपनी जनन प्रक्रिया द्वारा उसको वापस दही बनाने में कार्य करता है। वो दही बनाने के लिए हम दूध में कटोरे में दूध लिया और उसको रख देते हैं कुछ समय के लिए। इस तरह से दूध से दही बनता है। उसके अलावा जो ब्रेड रहते हैं, ब्रेड हुआ या फिर कहा जाए तो सूजी से अपने जो भटूरे बनाते हैं या फिर इडली बनाते हैं, इनके लिए भी ऐसा ही कार्य होता है। जीवाणु और यीस्ट आटे से किण्विन करके उनसे इडली या फिर डोसा बनाते हैं। यह कैसे होता है यह हम अगली जो आने वाली है अपने जो शॉर्ट वीडियो आएगी, जिसमें हम जितनी भी अपने शॉर्ट वीडियो आएगी उसमें हम सारी सभी चीज़ों का एक प्रैक्टिकल करके बताएंगे। यीस्ट जो रहता है यीस्ट, ठीक है, यीस्ट क्या करता है कि यह तीव्रता से जो जनन करता है और जनन से जो श्वसन उत्पन्न होता है, तो श्वसन के दौरान वह क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा देता है, जिसके कारण क्या है कि जो मैदा रहता है वह फूल जाता है। अगर आप मैदा में जो फूलता है वह इसी के कारण फूलता है। जिसमें क्या होता है, जैसे उन्होंने एक कटोरे में मैदा लिया हुआ, मैं आपको शॉर्ट वीडियो में एक वो बता ही दूंगा, पर उसके अलावा भी एक बता देता हूँ। जैसे हमने एक कटोरे में मैदा लिया, ठीक है, मैदे में हमने क्या यीस्ट मिलाया, तो यीस्ट क्या करेगा कि उनकी जनन की प्रक्रिया और श्वसन की प्रक्रिया बढ़ जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, इनमें छोटे छोटे बबल्स बन जाएंगे, जिसके कारण क्या है कि मैदा क्या हो जाएगा, पूरा फूल जाएगा। ठीक है, बबल्स के कारण फूल जाएगा। इसके कारण इस तरह से यह कार्य करता है।
अब सूक्ष्म जीव क्या है हमारे, एक और जो आपने देखा होगा, जो पुरानी जो पारंपरिक तरीकों में जो अल्कोहल बनाया जाता था, या फिर कहा जाए तो जो शराब बनता था, या फिर एसिटिक एसिड जो बनता था, वह जीवाणुओं से ही बनता था। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखा जाए तो गेहूँ हुआ, जो हुआ, चावल हुआ, और इनके रस या फिर और कुछ अन्य फलों के रस से हम जो प्राकृतिक रूप से शराब या फिर अल्कोहल या फिर कहा जाए तो एसिडिक एसिड बनाया जाता है। इसकी खोज करी थी लुईस पास्चर ने सन 1957 में करी थी। जब हमारा जो द्वितीय, इसको सन को अगर याद करना हो तो हमारी जो द्वितीय क्रांति जो प्रथम क्रांति हुई थी हमारी, ठीक है, 1857 की जो क्रांति असफल हुई थी, तो इस तरह से भी हम याद रख सकते हैं कि 1857 में लुईस पास्चर ने जो किडविन की खोज की थी, ठीक है। उसके अलावा सूक्ष्म जीवों से हमें औषधियाँ, सूक्ष्म जीवों से हम औषधि के भी उपयोग में लेते हैं, ठीक है। सूक्ष्म जीव से हमें औषधियाँ भी मिलती है। आप बोलोगे सूक्ष्म जीव से औषधियाँ कैसे मिलती है? जब आपने देखा होगा कि जो बीमारी, आपको अगर बीमार होते हो या फिर आपको सर्दी जुकाम या फिर अन्य तरह की कुछ बीमारियाँ होती है, तो आपको एंटीबायोटिक दी जाती है, जिसमें एमोक्सिसिलिन, एजिथ्रोमाइसिन या फिर कहा जाए तो पेनिसिलिन या फिर अन्य प्रकार की जो एंटीबायोटिक जो मेडिसिन आती है, वह इन्हीं के द्वारा बनती है, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन या फिर अन्य ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो इन्हीं के द्वारा बनती है, जीवाणुओं के द्वारा ही बनाई जाती है। सन 1929 में अलेक्जेंडर ने इनकी खोज करी थी, किसकी, के एंटीबायोटिक मेडिसिन की या फिर पेनिसिलिन जो रहते हैं, इसकी खोज 1929 में हुई थी। एंटीबायोटिक जो मेडिसिन होती है, इनका उपयोग विदाउट डॉक्टर परमिशन के नहीं करना चाहिए। कारण यह होता है कि मान लो अगर आपने जो अभी से अगर हाई डोज या फिर कहा जाए तो अगर अनावश्यक तरीके से अगर हम एंटीबायोटिक अगर मेडिसिन लेंगे, तो जब हमें एंटीबायोटिक मेडिसिन की जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तब उसका कार्य कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। और उस समय अगर हमें जिस समय उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो उसका प्रभाव भी बिल्कुल कम हो जाएगा, जिससे हम जल्दी भी ठीक नहीं हो पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा फिर हम हाई डोज की हमको ज़रूरत होगी। इसलिए जब ज़रूरत हो तभी ही एंटीबायोटिक ली जाती है। उसके अलावा जानवरों में भी हम एंटीबायोटिक देते हैं, ठीक है। और अब हुआ वैक्सीन, ये अपने क्या पढ़ा था दही और ब्रेड में। उसके बाद में हमने पढ़ा था उद्योग, कहा जाए तो सूक्ष्म जीवों का वाणिज्य उपयोग, ठीक है। ये अपना सेकंड पॉइंट था। और थर्ड पॉइंट था सूक्ष्म जीवों के औषधि उपयोग। और अपना थर्ड पॉइंट क्या बनेगा, वैक्सीन, ठीक है, या फिर कहा जाए तो टीका। अब आप जो हमने जो टीका लगते हैं, जो पोलियो का टीका हुआ या फिर हेपेटाइटिस का टीका हुआ या फिर मीजल्स का टीका हुआ, इनमें भी हम सूक्ष्म जीवों का ही यूज़ करके उनको करते हैं। अब सूक्ष्म जीवों का टीके से क्या कारण, जैसे पोलियो अगर आपको पोलियो के जो टीके लग रहे हैं, पोलियो का टीका लगने का कारण यह रहता है कि आगे से जो पोलियो के अगर आप पर कोई अटैक करे तो उसका प्रभाव निष्क्रिय रहे, उसके लिए पहले से ही बॉडी को रेडी किया जाता है। मान लो कि कौन सा भी एक टीका ले लो, ठीक है, जैसे अपनों ले लिया पोलियो, जैसे मीजल्स के भी लगते हैं, हेपेटाइटिस के भी लगते हैं, अन्य बहुत सारे टीके लगते हैं, पर एक उदाहरण के तौर पे हम पोलियो को ले रहे हैं। अगर पोलियो का टीका जो आपने सुना ही होगा कि 2 बूंद जिंदगी की, ठीक है, तो
इसका कारण यह था कि जो पोलियो की जो वैक्सीन होती है, इसमें सूक्ष्म जीवों को आपकी बॉडी के अंदर इंटर कराया जाता है। यह सूक्ष्म जीव मृत होते, जीवित सूक्ष्म जीव नहीं होते, यह मृत जीव सूक्ष्म जीव होते जो निष्क्रिय होते, जिनकी क्रिया हमारी बॉडी में नहीं होती है। यह निष्क्रिय सूक्ष्म जीव होते हैं। तो इसको लड़ने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है कि जो WBC जो रहती है उसकी मात्रा को बढ़ाती है, और जो इनसे लड़े, इन सूक्ष्म जीव से लड़े, वह इम्यूनिटी पावर इंक्रीज करती है हमारी बॉडी के अंदर, मतलब इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है, मतलब रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता उसको बढ़ाती है, जिसके कारण जो पोलियो के जो निष्क्रिय आए हैं, निष्क्रिय जो जीवाणु आए हैं, उनको वापस निष्क्रिय करने की कोशिश करती है, जिसके कारण ठीक है, जिससे पोलियो का अगर जो वायरस अगर बॉडी में हमारे बॉडी में अगर इंटर होंगे तो उसको लड़ने की जो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है, इम्यूनिटी पावर होती है, वह एक्टिव रहेगी, जिससे हमारी बॉडी पर पोलियो वायरस का कोई भी प्रभाव नहीं होगा। जैसे ही हैजा, क्षय या फिर कहा जाए तो चेचक या फिर हेपेटाइटिस का जो रहते हैं, इसके वैक्सीन लगाए जाते हैं, मैंने पहले भी बता ही दिया है। एडवर्ड जेनर ने चेचक की खोज 1791 में इसकी खोज कर दी थी, जो अपना जो चेचक का जो लगता है वैक्सीन, उसकी खोज कर दी थी। अब उसके अलावा जो जीवाणु है हमारी मिट्टी के लिए भी, ये तो हमारी लाइफ में जो इम्पोर्टेंट है ही है, ठीक है, खाने के लिए हुआ या फिर अपने जो वाणिज्य उपयोग है उसके लिए भी हुआ, और कहा जाए तो जो अपने औषधि है उनके लिए भी, और वैक्सीनेशन के लिए भी। उसके अलावा जो मिट्टी की जो उर्वरकता है उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मिट्टी की उर्वरता में भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने सुना हो तो नीले हरे जो शैवाल होते हैं वह क्या करते हैं कि जो वायुमंडल जो रहता है, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन रहता है उसके स्थलीकरण में इनका बहुत इम्पोर्टेंट योगदान होता है, ठीक है। यह क्या करता है, इसको स्थलीकरण बनाए रखता है, ठीक है। और जो इनकी जो मिट्टी होती है इनकी उर्वरता में भी वृद्धि करता है, ठीक है। और इनके बारे में जो हमारा जो आने वाला है, जो नेक्स्ट कहा जाए तो जो शॉर्ट वीडियो है, हम इसके ही प्रोजेक्ट पर हम बनाएंगे। और उसके अलावा कहा जाए तो जो पर्यावरण में जो शुद्धिकरण है उसमें भी बहुत बड़ा योगदान है। पर्यावरण शुद्धिकरण, इसमें भी बहुत बड़ा योगदान है अपने सूक्ष्म जीवों का। अब इसमें कैसे क्या, तो यह क्या करता है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं, यह जो अपशिष्ट पदार्थ है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको, मतलब जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको निगल कर उनको जो उनके जो हानिकारक जो होती है उनको नष्ट कर देता है। अगर आपने अपने विद्यालय में देखा होगा तो माली जो होता है, जो पेड़ पौधे से जो पत्तियां गिरती है, जो पौधों की पत्तियां हुई या फिर पेड़ों से जो पत्तियां गिरती है, उनको क्या करता है, एकत्रित करके एक गड्ढे में डाल देता है। फिर कुछ समय बाद उन्हीं पत्तों को या फिर उनमें अन्य जो सब्जियों के छिलके रहते हैं वह भी उनमें ही डालता रहता है, और उन्हीं सब्जियों के छिलकों को वापस निकाल के जो अपने जो बगीचा होता है उसके अंदर खाद के रूप में इसका उपयोग करता है। क्यों, कारण ये होता है कि जो सूक्ष्म जीव जो होते हैं वह क्या करते हैं कि जो गड्ढे में डाली गई जो पत्तियां होती है, जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, उनको खाद के रूप में बनाकर तैयार करके देता है, ठीक है। इस तरह से सूक्ष्म जीव हमारे पर्यावरण में भी बहुत योगदान होता है। उसके अलावा जो अपने सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक है, उसकी वीडियो में नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है उसमें हम जो सूक्ष्म जीव हमारे लिए कैसे हानिकारक है वह उसमें मैं आपको बता दूंगा।
जो अभी की जो वीडियो बनी इसके लिए बस इतना ही। और जो अपने जो हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि जो हम शॉर्ट वीडियो बनाने वाले हैं, जो अपनी जो प्रैक्टिकल होते हैं, इनके लिए भी शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, या फिर जो प्रयोग करेंगे हम अपने लैब में, वह भी हम आपको शॉर्ट वीडियो के थ्रू बताते रहेंगे। थैंक यू।